दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पहला यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स का फैक्ट है वो कह रहा है द फादर ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कौन है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स के जो फादर हैं वो तो है आपके कैप्टन जॉन गांट। और पहली बात हमें ये समझना है कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है क्या है। दोस्तों वाइटल स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम बर्थ, डेथ, मैरिज, और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, इस टाइप की अगर स्टैटिस्टिक्स को हम डील करते हैं, जिसमें बर्थ रेट हो गया क्या है, डेथ रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैरिज क्या है, किस एज में हो रहा है, कितना है। तो इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स, और इसके जो फादर है वो है कैप्टन जॉन गांट। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फैक्ट है वो है द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों जैसे रैंडमाइजेशन जो है, आपको बता दूं, जो भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स होते हैं उनके 3 प्रिंसिपल होते हैं। उसमें रैंडमाइजेशन एक है, उसके बाद दूसरा रिप्लिकेशन होता है, और तीसरा जो होता है वो लोकल कंट्रोल होता है। तो ये 2 और ये 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। तो यहाँ जो पूछ रहा है द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट इसका क्या पर्पज है। तो मेनली ये क्या करता है, कंट्रोल वेरिएंस, ये वेरिएंस को कंट्रोल करता है। अब ये सोचोगे कि वेरिएंस क्या है। तो दोस्तों वेरिएंस क्या है, जैसे मान लो आपकी 10 ऑब्जर्वेशन है और 10 का ऑब्जर्वेशन की कोई वैल्यू आ गई x। 10 ऑब्जर्वेशन है और 10 की एवरेज वैल्यू आ गई, हमारी मीन जो आ गई वो x। अगर मीन जो है, मीन से जो ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन है वो काफी, उनमें वेरिएशन ज्यादा है, इस वैल्यू से ज्यादा दूर दूर तक है। ठीक है। तो इसका मतलब वेरिएंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो इसको कंट्रोल करता है क्या, आपका रैंडमाइजेशन। ठीक है। और रैंडमाइजेशन है क्या, जैसे मान लो एक बॉक्स है, इसमें 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 6 बॉल हो सकते हैं, या 6 आपके एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब ये कहा जाए आपसे कि आपको इनको निकाल कर इसमें रखना है, तो कैसे आप यहां से निकाल के इसमें रखोगे कि जिससे कि बायस ना हो पाए। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं। पहला ये भी कर सकते हो, इनके नाम की एक लॉटरी निकालो, जिसकी लॉटरी पहले आए उसको इसमें डाल दो। ठीक है। तो बायसनेस नहीं होगा कि आपने इसके साथ बायसनेस किया, पहले इसको निकाल के डाला या पहले इसको निकाल के डाला। ठीक है। तो लॉटरी सिस्टम भी है, या कभी कभी हम रैंडम नंबर होते हैं, जो वो स्टैटिस्टिक्स में रैंडम नंबर्स होते हैं, उन रैंडम नंबर्स को लेके भी हम इनकी एक किस सीक्वेंस में हमको निकाल के इस बॉक्स में रखना है, या ट्रीटमेंट फील्ड में लगाने हैं कहाँ पर किसको, तो उसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन। कि हर यूनिट जो 6 यूनिट है कि इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, उसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन। ठीक है। और मेनली ये क्या करता है, वेरिएंस को कंट्रोल करता है। जब रैंडमाइजेशन करोगे, किसी के साथ बायसनेस नहीं होगा, तो आपकी जो मीन वैल्यू का जो है, मीन जो वैल्यू आएगी, उससे जो ऑब्जर्वेशंस आएंगे, जो आपके
जो ट्रीटमेंट थे उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, इसलिए कंट्रोल होता है वेरिएंस। ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड फैक्ट है वो कह रहा है यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कौन सा ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जो कि यूनिटलेस है? तो आपको जैसे पता होगा दोस्तों, आप लोग सीवी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये क्या है, हम परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और दोस्तों डिस्पर्शन क्या है? डिस्पर्शन यही है कि जो आपकी एवरेज वैल्यू है, जो भी जैसे कोई भी लेते हो, किसी का भी डेटा ले रहे हो, उसके ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, उसकी एक एवरेज वैल्यू आती है। अब वो जो वैल्यू आप 10 चाहे 15 चाहे कुछ भी हो सकती है, उनका वैल्यू मान लो कोई एवरेज वैल्यू है, उस एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा वो डेटा जो 10 12 15 जो भी आपके हैं वो कितना डाइवर्स है, ठीक है। तो उसकी डाइवर्जन को नोन करने के लिए हमको मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करना होता है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी एक मेथड है क्या आपका डिस्पर्शन नोन करने के लिए। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन नोन करने के लिए इसके अलावा भी, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे रेंज भी एक मेथड है क्या मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी एक मेथड है क्या डिस्पर्शन का नोन करने के लिए। मीन डिविएशन भी है, ये भी एक मेथड है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक मेथड है, उसी तरह इसके अलावा भी रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, ठीक है, मीन डिविएशन, ये सब क्या है? एक डिस्पर्शन नोन करने के लिए, डिस्पर्शन आपके डेटा नोन करने के लिए एक मेथड्स है। इनके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, बस इतना बताना चाहते थे कि यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्शन याद रखिएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, उसको परसेंटेज में हम हमेशा इंडिकेट। इवन वेरिएंस भी है जो हमने पहले यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस भी एक मेथड है क्या मेजर ऑफ डिस्पर्शन नोन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब थे डिफरेंट मेथड, उसमें से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो यूनिटलेस। जस्ट उसके नीचे वाला जो फैक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कंप्यूटेड बाय, यहाँ पर तुमको समझ में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में एक यूनिटलेस है। अब इसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो याद रखना, इसको कंप्यूट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना होगा, जिसको एसडी भी बोलते हैं। उसको मीन से जो उसकी मीन वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करके देन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, बहुत ही कॉमनली पूछा भी जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है कंप्यूट कैसे किया जाएगा, उसका फार्मूला बताओ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको एसडी भी शॉर्ट फॉर्म में, और मीन डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब जो इसके बाद का फैक्ट है, फैक्ट नंबर का, क्रिटिकल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसका एक फार्मूला है, √2 एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रिप्लिकेशन इनटू ट्रीटमेंट। तो ये फार्मूला है आपका क्रिटिकल डिफरेंस कैलकुलेट करने का। तो क्रिटिकल डिफरेंस होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझेंगे। जैसे कोई भी आप डेटा एनालिसिस करते हो तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीडी वैल्यू कैलकुलेट करना। ये आप इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2 एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रिप्लिकेशन इनटू ट्रीटमेंट। तो आपकी क्या आ जाएगी? क्रिटिकल डिफरेंस। लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन इसका ये है कि जैसे मान लो आपने कोई एनालिसिस किया, अब आपकी जो मीन वैल्यू है, मान लो आपके 5 ट्रीटमेंट है, आज 10 ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, A, B, C, D, E,
अब इन सब की मान लो जो मीन वैल्यू आई है, इन मीन वैल्यू को आपस में कंपेयर तो करोगे ना कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है। अब कैसे करोगे? ये जो CD वैल्यू यहाँ पर क्रिटिकल डिफरेंस, ये CD वैल्यू है, इन दोनों के जो जिनसे भी कंपेयर करना हो, जैसे E को A से कंपेयर करना होगा तो इनकी और इनकी वैल्यू से डिफरेंस करोगे। अगर मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा है, 28 है, और इसकी 24 है, और आपकी CD है जो 1 है, CD जो है मान लो 1 है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अब आपको कोई कहे कि ये दोनों को कंपेयर करो, A और E को, कि क्या ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफरेंस हैं, इनमें डिफरेंस है? तो आपको तो पता है 24 या 28 ज्यादा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, डिफरेंट इसमें है नहीं है। इसको जानने के लिए आप जब इस 28 में से एक घटाओगे तो भी आपको 27 आएगा, और 27 क्या है? ग्रेटर देन 24 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये E जो है इससे सिग्निफिकेंटली हायर है। अगर अब यहीं पर हम बात करें, जैसे C की वैल्यू है, मान लो यहाँ पर जैसे होता 27.5, और अब कहें वैसे ये ज्यादा है और ये इससे कम है, लेकिन इसको जानना है कि ये सिग्निफिकेंटली सुपीरियर है या नहीं है। तो अब जब इसमें से एक 28 में से घटाओगे तो 27 आएगा, और देखोगे 27 जो है इससे कम है, तो क्या हुआ? ये डिफरेंस क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू C वाली कम तो है, लेकिन जब हमने उस क्रिटिकल जो रिफरेंस वैल्यू, क्रिटिकल CD वैल्यू है, उससे घटा के देखा तो क्या हुआ? इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जो डिफरेंस है, इस रिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या है? C जो है और E में नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब जो डिफरेंस है वो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये है इसका यूज। हमको अपने डेटा को जब एनालिसिस कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल, और उसको इंटरप्रेट करके लिखना होता है, तो हमको CD वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो उसका फैक्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन RBD, रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन बोलते हैं। RBD एक डिजाइन है जो कि हमको एक्सपेरिमेंटल जब एनालिसिस करना होता है, तो ये डिजाइन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है, तो यह एक डिजाइन है जिसको हम यूज करके अपने डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसको बोलते हैं RBD, रेंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन। ये मोस्ट कॉमनली यूज डिजाइन है, याद रखिएगा, मोस्ट कॉमनली यूज डिजाइन इन फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज है RBD। तो अब आपको RBD में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कैसे निकालो? उसके लिए फार्मूला है, वो है आपका R-1 देन T-1। एक सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि सिंपल RBD जो होती है उसमें एक रिप्लिकेशन होता है और ट्रीटमेंट होते हैं। R-1 और T-1, जितना भी आपका रिप्लिकेशन 3 लिया है, 3-1 हो जाएगा, और T जो भी आप लिया, T मतलब वो में भी ट्रीटमेंट आपके 10 होंगे, ठीक है। एज्यूम करो आपका 3 रिप्लिकेशन है, R जो है 3 है, और ट्रीटमेंट आपके कितने हैं? 10 है। तो कितना होगा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम? आपको R में से मीन्स 2-1 इंटू 10-1, कितना हो गया? 3-1 यहाँ 2 हो गया, इंटू 9 हो गया यहाँ पर, तो 18 क्या हो गई? एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम RBD की केस में, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है जो यहाँ जो नेक्स्ट फैक्ट है, वो है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइज बिटवीन। जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेंज क्या हो सकती है? अगर हम कहें एक सिक्का है, उसके एक है हेड है और एक दूसरा टेल है। अब सिक्के क्या हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो दो ही प्रोबेबिलिटी में दो ही चीज होगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इसलिए ये इसका रेंज जो है 0 to 1, ठीक है। और इसके बाद का जो फैक्ट है, मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर इन एनोवा इज, कितनी आपकी मिनिमम, जैसे हमने यहाँ पर एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला ना, तो 18 आया,
तो कितना मिनिमम होना चाहिए, अगर उतना नहीं आता है, उससे कम है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल जो है वो डिजाइन जो है वो काम नहीं करेगा, वो एनोवा आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो कितना मिनिमम होना चाहिए, याद रखिएगा 12। एनी केस एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर जो है इन एनोवा, वो मिनिमम आपकी 12 होनी ही चाहिए किसी केस में। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक्सपेरिमेंट, रिप्लिकेशन और ट्रीटमेंट को डिजाइन करना है कि आपका जो भी डिजाइन हो, चाहे आरबीडी, सीआरडी जो भी है, उसका जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम 12 आना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे होगा, आपको रिप्लिकेशन और ट्रीटमेंट में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप एडजस्ट करके देखो, उससे कम आ रहा है 12 से, तो इसका मतलब आप रन नहीं कर पाओगे एनोवा। ठीक है, उसके बाद ये जो है नेक्स्ट फैक्ट है वो है t-test is applicable when the number of treatment is, याद रखना हमेशा t-test दो ग्रुप को, दो ट्रीटमेंट को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। अगर आपके ट्रीटमेंट दो ही हैं, मीन्स आप मान लीजिए 10 मरीज हैं, 10 जानवर हैं, मरीज हैं, उनको दो तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक को फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, एक को केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हो, तब दोनों ट्रीटमेंटों में फिजिकल और केमिकल में कंपेयर करना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या होगा, टी टेस्ट यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गुडनेस ऑफ टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पूछ रहा है किसके लिए होता है गुडनेस ऑफ, इसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये टेस्ट किसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा काई स्क्वायर टेस्ट। अब ये काई स्क्वायर टेस्ट जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, ये होता क्या है और क्यों करते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों, जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, जैसे मान लो आप देखोगे कि ब्रीडिंग में जब हम वैरायटी डेवलप करते हैं या कोई चीज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ चीजें ऑब्जर्व आती है, तो उसको हम काई स्क्वायर टेस्ट एक कंटिजेंसी टेबल बनाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कितना हमने एक्सपेक्ट किया और कितना आया, उसके गुडनेस ऑफ फिट, उसके टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, कि जो हम वैरायटी डेवलप किए, हम उम्मीद किए थे 5 टन इसमें यील्ड आएगी, तो हमारी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन क्या रियल में आई, उसको टेस्ट करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है, और एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इसी को यूज किया जाता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये जो फैक्ट्स थे, इनको हमने ट्राई किया आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग समझे होंगे, और वीडियो कैसा था कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए मोस्ट वेलकम है, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी थी कमेंट करके, लाइक करके आप बता सकते हो। उसी तरह की वीडियो को फ्यूचर में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।